नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स सेमेस्टर 4 के सब लेक्चर को वैसे तो मैंने अपलोड कर दिया अपने YouTube चैनल पर, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में चेंजेस आए और उस चेंजेस को मैं कवर करने के लिए कुछ और वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। तो एक जो आपका यूनिट नया ऐड हुआ है मेरे ख्याल से, फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को जानना है और दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानना है। और जो टाइप्स ऑफ आपके रिजीम्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे में पॉपुलिज्म हो गया, टोटलिटेरियनिज्म हो गया, डेमोक्रेटिक रिजीम हो गया और आपका अथॉरिटेरियन रिजीम, इसके बारे में जानना है तो ये मैं अगले लेक्चर में आपको अपलोड करके बता दूंगा लेक्चर्स के माध्यम से। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जो है 6th एडिशन, उससे पिक किया है ये सब टॉपिक्स। तो फेडरलिज्म पे एक बहुत बड़ा लेक्चर मेरा पहले से अपलोडेड है, मैं आई बटन पर आप क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं, मैं वहां पे उसको पिन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं संघवाद। संघवाद का क्या मतलब होता है? संघवाद का मतलब होता है कि एक से अधिक लेवल्स पे गवर्नमेंट होंगे, एक से अधिक स्तरों पे सरकारें होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, मतलब लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। स्टेट गवर्नमेंट होगा और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। कुछ कंट्रीज में थर्ड लेवल की भी गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग 3 टियर फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर जैसे हमारे यहाँ ही है पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, उसी तरह से मैंने जब ब्राजील का कॉन्स्टिट्यूशन सेमेस्टर 3 में पढ़ाया था तो आपने वहां भी देखा था, नाइजीरिया में भी देखा था, तो वहां भी आपको 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका फेडरल सिस्टम होता है वहां एक से ज्यादा लेवल होगा गवर्नमेंट का। आपका सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, केंद्र सरकार के नाम से हम जिसे जानते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। तो हम फिलहाल दो ही लेवल्स को लेके चलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फेडरल कंट्रीज ओनली हैव द 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो वी विल टेक फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो 2 लेवल की जो सरकारें होंगी, जो इन दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होगा, अर्थात इनमें जो है शक्तियों का विभाजन होगा। कुछ शक्तियां केंद्र के हाथ में दे दी जाएगी और कुछ शक्तियां है सो राज्य सरकार के हाथ में दे दी जाएगी। जो शक्तियां राज्य सरकार को मिली हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार, अर्थात जो प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट है, वही कार्य करेगी, वही कानून बनाएगी, वही उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, वही उसको इम्प्लीमेंट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर, लैंड, ये सब जो चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट बोलने का मतलब कि ये साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है 7th शेड्यूल में कि भाई यहाँ कुछ लिस्ट है इन चीजों का, ये स्टेट गवर्नमेंट के पल्ले में है, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट विल इनैक्ट द लॉ, एडमिनिस्टर देम एंड इम्प्लीमेंट देम। ओके, एंड इसी तरह से डिवीजन ऑफ पावर में ये भी लिखा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, जैसे आर्मी है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, तो ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो सबसे पहला फीचर क्या हुआ? सबसे पहला फीचर तो यही है कि ड्यूअल पॉलिटी है। ड्यूअल पॉलिटी मतलब कि 2 स्तरों पे सरकार मौजूद है, सबसे पहला फीचर। दूसरा फीचर है कि भाई डिवीजन ऑफ पावर है इनके बीच में, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ है। अब डिवीजन ऑफ पावर है तो डिवीजन ऑफ पावर अगर हमें देखना है तो वो हमें कहाँ पता चलेगा कि पावर डिवाइड हुआ है, या क्लियर पावर डिवीजन अगर हमें मेंटेन करके रखना है ताकि राज्य और केंद्र के बीच में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वैसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे लेकिन उसको कम किया जा सके तो हमें क्या करना होगा? हमें तीसरे नंबर पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो फेडरल जो आपके गवर्नमेंट्स हैं वहां आपको रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? ताकि जो डिवीजन ऑफ पावर है उसको हम लोग क्लियरली दिखा सकें, उसको हम लोग लिख सकें, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम रखा जाए। इसलिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट में होता ही होता है।
अब उसके बाद हम देखेंगे तो एक और चीज आप देखिएगा, आप इंडिया से कंपेयर करते जाइए, आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट के लेवल पे, मतलब केंद्र के लेवल पे आपको दो हाउसेस होंगे पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर के दो हाउसेस होंगे। एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। लोअर हाउस पॉपुलर हाउस होता है, जहां जनता जो है डायरेक्ट इलेक्ट करके अपने नुमाइंदों को भेजती है, अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है। और दूसरा अपर हाउस, ये जनता इलेक्ट नहीं करती, ये स्टेट्स इलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेशन एट द लेवल ऑफ सेंटर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इसीलिए क्योंकि आपको स्टेट के भी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा कदम ले जिससे जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, अगर उसको हानि पहुंचे तो उसको देखा जा सके, उसको चेक किया जा सके। इसीलिए हमारे यहाँ राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सभा है। राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वह जाते हैं राज्यसभा में, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, एंड डिफरेंट स्टेट्स represent the different number of representatives according to their population and area. For example, उत्तर प्रदेश से 31 आते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य, वहीं दूसरी तरफ सिक्किम से 1 आते हैं। उसी तरह से आप अमेरिका में देख लीजिए, वहां पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं है, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सभी स्टेट्स को। जितने भी वहां 50 स्टेट्स हैं, सबसे 2-2 मेंबर्स जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सीनेट में, जो कि अपर हाउस है अमेरिका का। तो ये आपका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, बाइकैमरलिज्म होगा, अर्थात 2 हाउसेस होंगे लेजिस्लेचर के। पांचवा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वह रिजिड होगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंड नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट एबल टू मेक द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इजिली, क्योंकि अगर उसको आसानी से अमेंड करने का अगर छूट दे दिया जाए तो अमेंडमेंट का पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर, दैट इज इन द हैंड ऑफ सेंटर। तो अगर सेंटर के हैंड में उसको अमेंड करने का पावर है और अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है, तो सेंटर तो संविधान को ही अमेंड कर देगा, जो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है हो सकता है उसको ही खत्म कर दे। तो इसीलिए जो आपका रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ 2 मतलब है, आसानी से आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इन द सेंस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, 2/3 ऑफ मेजोरिटी, टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ये मैंने कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में आपको बता रखा है, तो इसमें अभी डीप में नहीं जाते हैं। तो ये है, आपको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। छठा है आपका आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह सुप्रीम होता है, ना केंद्र सरकार सुप्रीम होगी, ना पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, कोई सुप्रीम नहीं होगा, सब आपके बराबर होंगे, स्टेट और जो सेंटर है बराबर होंगे। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको हम सस्टेन कर पाए, हमने बना तो लिया पर सस्टेन भी तो करना है। सो टू सस्टेन दिस फेडरल स्ट्रक्चर देयर इज ऑलवेज द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। द पार्लियामेंट इज सोवरेन बिकॉज ब्रिटेन इज यूनिटरी गवर्नमेंट। जो ब्रिटेन है वह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। तो अभी हम डिफरेंसेस को आगे देखने वाले हैं। और 7वां और अंतिम जो फीचर होता है आपका वो है, एक मिनट में इसको मिटा लेता हूँ। 7वां और जो अंतिम फीचर होता है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशियरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि मान लो जुडिशियरी पे अगर किसी का इन्फ्लुएंस हो, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो, और बाद में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मनमुटाव हो जाए, कुछ झगड़े हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या 2 स्टेट्स के बीच में,
तो अगर जुडिशियरी किसी को फेवर करेगी तब तो ये तो जस्टिस नहीं होगा, और जस्टिस नहीं होगा तो डिसकंटेंटमेंट आएगा लोगों में, डिससेटिस्फैक्शन की भावना आएगी, और हो सकता है कि ऐसे भावना से जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये सही से ना चल पाए, सिविल वार की स्थिति आ जाए। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यही सब चीजें मैंने इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको बता रखा है, मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे काम करती हैं और ये क्यों फीचर्स हैं फेडरलिज्म की, ठीक है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है। चलिए वन बाय वन सबको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ड्यूअल पॉलिटी होती है, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 लेवल्स पे गवर्नमेंट होता है, वो तो सिंपल है, फेडरलिज्म का तो बेस ही यही होता है कि ड्यूअल पॉलिटी है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट के भी गवर्नमेंट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मैंने आपको बता दिया क्यों होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट ना हो, दोनों के जो पावर्स हो वो सही से लिखे रहें। और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में ये आपका दिया गया है कि आपका जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, इनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 8 शेड्यूल्स थे। अभी अगर 2019 की बात करें तो लगभग एक प्रियम्बल तो है ही, लगभग 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। आप बताइए कि शेड्यूल 9, 10th, 11th, 12th कौन कौन से अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया, सॉरी ये दोबारा से रिपीट हो गया है। डिवीजन ऑफ पावर होता है, मैंने आपको बताया कि पावर डिवाइड किया जाता है, और पावर जो डिवीजन है वो कहाँ लिखा हुआ है, 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है। अब लिस्ट होते हैं, पावर डिवाइड कैसे होता है, लिस्ट के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है। यूनियन लिस्ट में लगभग आपके 100 सब्जेक्ट्स है, अच्छा नहीं अभी कम हुए हैं, ये नया एडिशन में कम दे रखा है, 98 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली जो है यहाँ पे आपके 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो ये 98 सब्जेक्ट्स पे कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। उसी तरह से कंकरेंट लिस्ट में 52 एंटिटीज है, सब्जेक्ट्स है, तो इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। ओरिजिनली कितना था, 47 था, और अभी स्टेट लिस्ट में आपके 59 सब्जेक्ट्स हैं। इसके पहले वाले एडिशन में 61 दे रखा था, पता नहीं कैसे चेंज हुआ है, मैंने तो पहले वाले एडिशन को पढ़ा था, 5th एडिशन को। तो चलिए एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, वैसे लक्ष्मीकांत है सही ही होगा, हम लोग मान कर चलते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से है, बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, बाकी कंट्री में सिर्फ एक फेडरल लिस्ट बना रखा है कि ये जो है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स है, फेडरल गवर्नमेंट के पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और बाकी जो नहीं दिया गया उसमें बाकी सब स्टेट के पावर्स है, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारे कंट्रीज में है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सुप्रीम है, ठीक है, और क्यों है मैंने ये भी आपको बताया। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ताकि सस्टेन कर सके हम लोग और आसानी से जो है वो बदला ना जा सके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ना किया जा सके, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कायम रख सकें। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्यों है, इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच में अगर कोई अगर मनमुटाव होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, तो भाई जो जुडिशियरी है उसको बिना किसी बायस के दूर कर सके। बाई कैमरलिज्म के बारे में मैंने बताया, लोकसभा राज्यसभा दोनों है, और इसी तरह के चीजें आप पूरे दुनिया में जहां भी फेडरलिज्म है आपको देखने को मिलेगा। अब है फीचर्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट होता है, वहाँ ड्यूअल पॉलिटी नाम का कोई चीज नहीं है, सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और वो नेशनल गवर्नमेंट जो है वो रीजनल गवर्नमेंट्स को क्रिएट कर सकती है। फेडरलिज्म में नेशनल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को नहीं क्रिएट किया, संविधान ने स्वयं उसको पावर को डिवाइड करके स्टेट गवर्नमेंट को क्रिएट किया। मीन्स the states in India or anywhere else where there is the federal structure, they are deriving their power from the constitution itself. They are not dependent on the national government. However, in the unitary form of government, wherever there is the regional governments, they are dependent upon the national government. They are surviving on the mercy of national government.
द डिवीजन ऑफ दिस इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ पावर। जो पावर दिया गया जो नीचे के लेवल्स को नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज टेम्पोररी, वो कभी भी ले सकता है। So the regional government survive on the mercy of the national government, okay, and their power is not derived directly from the constitution. चाइना में आप देख लो रीजनल गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्रोविंसेस है वहां बहुत सारे, ब्रिटेन में भी यही है, पर पावर को डेलीगेट किया गया। अपनी शक्तियों को केंद्र सरकार ही दे देती है नीचे के लेवल को, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है सही से चल सके। वो जब चाहे कि ले सकती है उसको, तो ये चीज है। दूसरा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में, वो रिटेन भी हो सकता है, अनरिटेन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर तो है नहीं, तो अब मिसअंडरस्टैंडिंग की वहां बात है नहीं, तो इसीलिए फ्रांस की तरह रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और ब्रिटेन की तरह अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अब डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, मैंने आपको बताया ही, ऑल पावर आर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, and this national government can delegate some power to the regional governments. However, it can be taken away at any time, at any point by the national government. Okay. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं भी हो सकता है। अगर आप जापान का केस लो, so there is the supremacy of constitution. However, the Japan has the unitary form of government. On the other hand, in ब्रिटेन में वहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, द पार्लियामेंट इज सोवरेन, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। मैंने आपको जब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया था तो बताया था। उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वहां सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस होते हैं, से वहां तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ठीक है ना। उसका कुछ अलग मतलब होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब कि कुछ लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर एक्ट, देयर आर कन्वेंशंस, देयर आर ट्रेडिशंस, एंड दीज फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ओके, तो अगला है कि जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती है, तो ये आपके फीचर है। और लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। जैसे आपका ब्रिटेन का एग्जांपल लो, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोथ आर देयर, बट इन द केस ऑफ चाइना देयर इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, तो यही सब चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में पता चला होगा। यहाँ आप एक क्विक रिकैप ले सकते हैं। यहाँ ड्यूअल पॉलिटी है फेडरल गवर्नमेंट में, इधर ड्यूअल पॉलिटी नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या मे बी द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और मे नॉट। डिवीजन ऑफ पावर जो है यहाँ होता है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट में। यहाँ डिवीजन नहीं, यहाँ डेलीगेशन होता है पावर का। ओके, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, supremacy of constitution may be there, may not be there. Rigid constitution, it might be there, it may not be there. Independent judiciary हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वही फेडरल गवर्नमेंट में है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर उसी तरह से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो दिस वाज द लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। एक चीज और याद रखना, आपको तो ऐसे समझ में आ ही गया होगा, जब हमने इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बताया तो एक चीज याद रखना कि जहां डिवीजन ऑफ पावर होगा, डिवीजन ऑफ पावर इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड विद द सेपरेशन ऑफ पावर। ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में बता रखा है कि जहां पावर का डिवीजन होगा, अर्थात जहां फेडरलिज्म होगा, वहां सेपरेशन ऑफ पावर भी होगा। मतलब पावर विल बी divided between the organs of government also, legislature, executive and judiciary at the both levels of government. Take the example of India. Do India have the division of power? Yes, it has. The power is divided between the center and state, and at both the level power is also divided between the organs of government at the same time. At the central level the power is divided between legislature, executive and judiciary. Judiciary, Supreme Court, Council of Minister, Executive headed by President. However, the cabinet का head जो होता है PM होता है. However, the head of executive is the president. However, he is the nominal head, he is not the de facto head. Okay. And legislature, there is the parliament. We call it Sansad. There is the similar structure at the level of states.
विधानसभाएं हैं, कहीं कहीं विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, हाई कोर्ट्स है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सो वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ पावर। बट जहां डिवीजन ऑफ पावर नहीं है वहां सेपरेशन ऑफ पावर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे जापान में डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, ब्रिटेन में डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। चाइना में डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, तो चाइना में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में है। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो का यही अंत करते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं विद द डिफरेंट टाइप ऑफ रिजीम्स। ओके, इसमें पॉपुलिज्म को हम डिस्कस करेंगे। बहुत अभी चर्चित टॉपिक है, अभी जब से राइट विंग आपके पॉलिटिकल पार्टीज जब आपके सत्ता में आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक इन ब्राजील एंड इंडिया एक्सेट्रा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और इसका लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। तो ओके, थैंक यू।